हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं ये हमारे डिस्क्रिप्टिव पेपर को लेकर। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है स्टूडेंट्स के बीच में। तो उन्हीं कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो 3-4 दिन का रिसर्च से बनाया है, और जो भी बात मैंने इसमें लिखा है वो वेल डॉक्यूमेंटेड रिसर्च पेपर्स जो कि सीबीएसई अपना निकालता है रिगार्डिंग मार्किंग स्कीम को लेकर, या पास्ट जो सीबीएसई के पेपर्स हुए हैं उसके हिसाब से मैंने बनाया है। और जो ईएमआरएस का जो नोटिफिकेशन है, जितना नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से मैंने बनाया है। तो आप इस वीडियोस को एंड तक देखें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि एंड तक जाते जाते आपको जहाँ पहले जिस स्टेट में पहले थे उससे आप बेहतर प्रिपेयर्ड रहेंगे मेंटली कि कैसे आंसर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने कुछ मॉडल आंसर्स भी लगाए हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस का, फिजिक्स का, ज्योग्राफी का जो कि एसएसटी में आ जाता है, और इंग्लिश लिटरेचर का मैंने मॉडल आंसर भी लगाए हैं। तो आप उसको देखकर एक आइडिया ले सकते हैं। तो सबसे पहला है कि ये सबको पता है कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है दोस्तों। तो 40 क्वेश्चन तो एमसीक्यू रहेंगे, ये सबको पता है। और सेकंड 60 मार्क्स, इसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे। बट ईएमआरएस ने ये नहीं दिया है कहीं भी अपने नोटिफिकेशन में कि ये 15 क्वेश्चन रहेंगे, इसका इंडिविजुअल मार्क्स क्या होगा, इसका इंडिविजुअल मार्क्स क्या होगा। और बच्चे कंफ्यूज कर जा रहे हैं कि क्या 4 मार्क्स होगा या कैसा, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ठीक है, आप सही हैं कि 4 मार्क्स तो एक पॉसिबिलिटी है, बट अदर पॉसिबिलिटीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव तरीके से हम लोग देखेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, और ये पॉसिबिलिटीज़ मैंने सीबीएसई पैटर्न को देख कर बनाया है कि कैसे वो 4 मार्क्स में कैसे वो तोड़ता है, या आगे 6 मार्क्स का तो ऐसे कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि 15 क्वेश्चन है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि 4 मार्क्स का ही दे। तो इसलिए मैंने सबको कैटेगराइज किया है हायर प्रायोरिटी टू लो प्रायोरिटी। तो पहले देखते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ मार्क्स क्या क्या है दोस्तों। तो पॉसिबिलिटी ऑफ मार्क्स है पहले 4 मार्क्स क्वेश्चन ईच क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के आएंगे और 15 क्वेश्चन रहेंगे, राइट। 15 क्वेश्चन रहेंगे तो फिर भी 60 मार्क्स हो जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है जो कि सब बच्चे जानते हैं इतना। बट दूसरी भी पॉसिबिलिटीज़ उतना ही पॉसिबल है दोस्तों। जैसे हो सकता है कि 2 मार्क्स का 2 पार्ट्स का क्वेश्चन हो, 2 मार्क्स ईच, सेकंड क्वेश्चन का भी 2 मार्क्स, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। इसके लिए भी तैयार रहना होगा हम लोग को, राइट। तीसरी पॉसिबिलिटीज़ है दोस्तों, एक मार्क्स का रहेगा 4 पार्ट में, जिसमें जनरली पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ, सपोज कंप्यूटर साइंस का बोलूँ तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एफटीपी, तो आपको एक लाइन में लिखना रहेगा। या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए कौन सा ये यूज़ होता है, तो उस तरह से प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ होता है, तो ऐसा आपको एक मार्क्स का आ सकता है। और भी ऐसा क्वेश्चंस, या सिंगल डेफिनेशन आ सकता है कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्या है, बस इतना ही। तो पॉसिबिलिटीज़ है 1 मार्क्स का भी। तो 4 मार्क्स का पॉसिबिलिटीज़ है, 2 मार्क्स का पॉसिबिलिटीज़ है, 1 मार्क्स का पॉसिबिलिटीज़ है। और एक पॉसिबिलिटीज़ है दोस्तों कि एक क्वेश्चन आ जाए 2 मार्क्स का थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप, और 2 शॉर्ट 1 मार्क्स का। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है दोस्तों, इसको भी डिनाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिनाई कर सकते हैं? क्योंकि सीबीएसई में ऐसा देखा गया है कि इस तरह का भी पार्ट में ब्रेक करके पूछता है। आप जाकर पीवाईक्यू उठाकर देख सकते हैं पहले का मतलब मैं स्टार्टिंग से ही बात कर रहा हूँ कि लाइक आप देख सकते हैं 2015 से लेकर अभी तक इस तरह का 3 पार्ट में ब्रेक करके पूछता है क्वेश्चंस। लिस्ट पॉसिबिलिटी है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि पता चले एक क्वेश्चन 10 का दे दिया, एक क्वेश्चन 5 का दे दिया, इसका पॉसिबिलिटीज़ कम है। इसका लॉजिक क्या है दोस्तों कि 15 क्वेश्चन अगर सेम मार्किंग के रहेंगे तो उसमें चांसेस ज़्यादा रहेगा इवेल्युएशन को एक सही पैरामीटर में बैठाने का। तो इसका लिस्ट पॉसिबिलिटी है, बट आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। बट मैं बोलूँगा कि ये जो 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ सबसे ज़्यादा ग्रीन जोन में है, और ये लिस्ट जोन ग्रीन जोन में है। और आप बोल सकते हैं इसको आप इग्नोर कर सकते हैं 5th पॉसिबिलिटीज़ को। अब हमने सारे पॉसिबिलिटीज़ को देख लिए, क्योंकि ईएमआरएस ने कहीं नहीं बोला है कि कितना मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, राइट। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं क्या ये क्या डिस्क्रिप्टिव सेम है स्कूल या यूनिवर्सिटी का। बहुत बोल रहे हैं, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि बहुत दिन बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे हैं, स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ के बाद ही लिख रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि हाँ वही जो फ्लो लिखते थे पहले उसी फ्लो में लिखेंगे तो हो जाएगा। बट दोस्तों एक बात आप समझिए, वो स्कूल था या यूनिवर्सिटी था, वहाँ आपको किसी से कम्पीट नहीं करना था। दैट वाज नॉट अ कंपटीशन। यहाँ कंपटीशन का हाफ मार्क्स पर सिलेक्शन होता है और हाफ मार्क्स पर रिजेक्शन होता है। तो ये कंपटीशन है दोस्तों, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा,
कुछ तो अलग करना पड़ेगा, मतलब बहुत अलग भी नहीं करना है, बट आपको दूसरे से बेहतर करना है इसमें, राइट। तो क्या सेम रहेगा या कुछ अलग लिखना पड़ेगा? तो इसका आंसर दोनों है दोस्तों, यस और नो। मैं दोनों आपको लॉजिक दूंगा, क्यों यस और क्यों नो, तो आपको क्लियर हो जाएगा आगे, राइट। अब देखते हैं कि लॉजिक, अब ये हमने देख लिया आपका जो गलती आप कर सकते थे, ये पार्ट मैंने बता दिया। अब मैंने बता रहा हूँ कुछ मॉडल आंसर, जो कि उससे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या लॉजिक बिहाइंड गुड आंसर राइटिंग क्या है। बहुत स्टूडेंट्स ने अपना ग्रुप बनाकर लिखना स्टार्ट कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बट उन्हें गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है कि वो स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से आगे बढ़ें, क्या करें। तो इसके लिए दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्टिव पेपर में देखा कि दो पार्ट है, दो तरह का सब्जेक्ट्स हैं यहाँ, एक साइंस सोशल साइंस सब्जेक्ट्स है और एक लिटरेचर का सब्जेक्ट्स है। दोनों का तरीका बिल्कुल अलग है दोस्तों। होता क्या है एक्चुअली कि हर सब्जेक्ट का अपना एक सोल होता है, एक कीवर्ड्स होता है, उसके थ्रू लिखेंगे आप तो वो लगेगा कि हाँ उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। हर सब्जेक्ट को एक ही टोन में नहीं लिख सकते हैं, तो इसीलिए मैंने लिटरेचर को अलग कर दिया है और साइंस और सोशल साइंस सब्जेक्ट्स को अलग कर दिया है, ठीक है। पहला चीज़ दोस्तों जो पॉपुलर चल रहा है अभी कि 4 मार्कर्स क्वेश्चन रहेगा, तो इस ये पॉसिबिलिटी को तो बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, ये याद है हाई प्रायोरिटी में था ये, ठीक है। तो चैलेंज इसी में है दोस्तों, क्योंकि 80 to 90 वर्ड्स में लिखना होगा, 2 मार्क्स का आएगा, उसको हम लोग आगे देख लेंगे, बट पहले देख लेते हैं कि 4 मार्क्स को स्टार्ट कैसे करें हम लोग, क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला जो चीज़ है दोस्तों, पहला इंट्रो है, 2 to 3 लाइन्स का इंट्रो। अब इंट्रो कैसा होगा साइंस सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए, तो डेफिनेशन बेस्ड इंट्रो हो सकता है दोस्तों, डेफिनेशन बेस्ड इंट्रो हो सकता है, राइट। तो आप डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं या कॉन्टेक्स्ट भी दे सकते हैं, तो दोस्तों कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं कि फिर बॉडी पार्ट्स में एटलीस्ट 4 से 5 पॉइंट्स होने चाहिए, 4 से 5 पॉइंट होने चाहिए। इसका लॉजिक मैं बता रहा हूँ क्यों 80 to 90 वर्ड्स, जैसे 2 to 3 लाइन्स है, तो मान के चलते हैं कि 20-25 वर्ड्स में आप लिखेंगे इसको, 20-25 वर्ड्स में आप लिखते हैं, हो सकता है किसी का 30 वर्ड्स भी चल जाए, ठीक है। अगर इसमें 10-10 वर्ड्स लिखते हैं तो चांसेस है कि 45 to 50 वर्ड्स तक रहेगा इसमें, राइट। और कंक्लूजन 1-2 लाइन का, तो आप देखेंगे कि सारे जोड़कर नियरली 80 to 90 आप पहुंच जाएंगे मिनिमम टू मैक्सिमम लेकर। तो ये आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए 4 मार्कर्स के लिए, राइट। अब जो बात रही 2 मार्कर्स के लिए, तो 1 मार्कर्स के लिए तो मैंने आपको बता दिया है कि 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें सीधा ही क्वेश्चन आएगा, उसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहेगा आपको। बट 2 मार्क्स का आएगा तो आप बॉडी को छोटा कर सकते हैं और इंट्रो 1 लाइन का, इसको ही बस आप हाफ कर दीजिए, जैसे जो पार्ट इतना फैला हुआ है ना उसको आप 50-50 वर्ड्स में लिख दीजिए या 40-40 वर्ड्स में लिख दीजिए, ठीक है। इतना एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, बट चांसेस है इसको सही करने का, इसमें इसका ऐसा क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, बट 2 मार्क्स का भी आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, राइट। अब देखते हैं कि इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन, हमें यही फॉर्मेट याद रखेंगे, IBC, यही फॉर्मेट याद रखना है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। इसका लॉजिक ये है इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के लिए दोस्तों, कि जैसे मान लेते हैं कि सपोज आपने बहुत दिनों से कुछ नहीं लिखा, मैंने बोला कि ठीक है काऊ पर कुछ बोलो, काऊ पर तुम कुछ बोलो, 5 लाइन बोलो, तो आप ये थोड़ी ना बोलेंगे पहले ही कि काऊ मिल्क देती है, कि काऊ गिव्स मिल्क। पहले आप बताएंगे ना कि काऊ इज़ अ एनिमल या काऊ इज़ अ पेट एनिमल, पहले उसका एक ब्यौरा देंगे ना, ऊपर से एक जानकारी देंगे कि हाँ है क्या, फिर उसके नीचे जाएंगे, फिर उसके और उसका डिटेल बताएंगे, फिर कंक्लूड करेंगे कि यस देयरफॉर काऊ इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर सस्टेनेबल लिविंग, इस तरह से करेंगे। तो उस तरह से ही पूरा इसको आंसर को पिरोया जाता है दोस्तों, कि पढ़ने वालों को साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट पड़े, कि उसको मार्क्स मतलब न चाहते हुए भी देना पड़े। ये तो स्ट्रक्चर है दोस्तों। अभी मैंने इसे कंटेंट के बारे में कुछ नहीं बताया है, वो मैं आपको मॉडल आंसर के थ्रू बताऊंगा, राइट। उससे पहले एक और बात है दोस्तों, मैंने बोला था ना कि साइंस और लिटरेचर को मैंने अलग किया है, यहाँ साइंस और लिटरेचर को अलग किया है। इसका रीज़न ये है कि जो साइंस सब्जेक्ट है दोस्तों, साइंस या सोशल साइंस, वो एक्यूरेसी डिमांड करता है। अगर कोई बायोलॉजी का क्वेश्चन है, कोई सेल का क्वेश्चन है, तो आपको टिश्यू का पार्टिकुलर टिश्यू का नेम डिज़ायर करता तो है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हो सकता है। पाइथन का कोई पार्टिकुलर सपोज डिक्शनरी फंक्शन है, उसमें से कुछ एक इनबिल्ट फंक्शन का कुछ फंक्शन ऐसा पूछ दिया कि इसका क्या काम है, तो उसको आपको बताना पड़ेगा एग्जैक्टली। तो एक्यूरेसी खोजता है साइंस, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिविटी पर बेस्ड है, ठीक है।
तो आप याद रखें, जिनका भी साइंस सोशल सब्जेक्ट्स है, जैसे ज्योग्राफी है, कंप्यूटर साइंस है, या नॉर्मल जो साइंस है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसमें एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मॉडल आंसर आगे दिखाऊंगा, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। फिर आगे है दोस्तों लिटरेचर। लिटरेचर का थोड़ा सा अलग है। लिटरेचर डिपेंड करता है एक्सप्रेशन पर और अंडरस्टैंडिंग पर। जो पैराग्राफ या जो स्निपेट दिया हुआ है, जैसे कोई पोएम का 4 लाइन दिया हुआ है, तो उसका अंडरस्टैंडिंग कैसे आप कॉम्प्रहेंड कर रहे हैं और क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब ये मैंने कहाँ से लिखा है, ऐसा तो है नहीं कि सपना मुझे आया और मैंने बोल दिया। ये मैंने सीबीएसई का एक हैंड आउट आता है, 2009 का ही था, उसमें मार्किंग स्कीम मैंने देखा तो सबसे अच्छे से लिटरेचर का बताया गया था, किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा है कि बच्चा किस तरह से लिखे 11-12 का, ये कैसे मार्किंग स्कीम होगा। तो उस बेसिस पर मैंने ये बनाया है। और दोस्तों है एक्यूरेसी। साइंस और सोशल साइंस सब्जेक्ट्स में एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। तो इतना ही बात है, पूरी डॉक्यूमेंट पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो ये साइंस वाले अपना ध्यान रखें और लिटरेचर वाले अपना ध्यान रखें। मैं माफ़ी चाहूँगा, हिंदी के लिए मैंने नहीं किया है, साहित्य अगर है तो मैंने नहीं किया है, बट इंग्लिश के लिए ही कर पाया हूँ। तो चलिए और आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर साइंस का एक मैंने क्वेश्चन लिखा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंट्रो, बॉडी और कंक्लूज़न, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूज़न, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोई भी आंसर में सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप ये बात ज़रूर याद रखें कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूज़न ही तरीका है कि लॉजिकल आपको लगेगा। हाँ, अगर इससे बेस्ट तरीका है आपके पास तो बेशक उसको यूज़ कीजिए, बट जो एकेडमिक्स में जो अवेलेबल है वो इंट्रो, बॉडी, कंक्लूज़न हर जगह फॉलो किया जाता है, चाहे पीसीएस एग्ज़ाम्स हो या यूपीएससी एग्ज़ाम्स हो या और भी एग्ज़ाम्स हो। जनरली स्कूल्स में भी ये टीचर जो थे वो इनकरेज करते थे कि हाँ आप लोग आईबीसी अप्रोच ही यूज़ करें, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूज़न। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। कंप्यूटर साइंस का जैसे एक अपना सब्जेक्ट है, तो उसमें अगर क्वेश्चन आता है कि ये मैं 4 मार्कर्स के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जनरली 4 मार्कर्स में ज़्यादा चांसेस है चेक होने का, तो 4 मार्कर्स के लिए बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहला है कि एक्सप्लेन डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन आपके सिलेबस में है, आप देखे होंगे। तो डेटा प्रोटेक्शन है क्या? ठीक है, अब याद रखें दोस्तों कि ये कंप्यूटर साइंस का पेपर है, तो जो डेफिनेशन वो कंप्यूटर साइंस ही जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर दिए और बिल्कुल ही इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज करना। हाँ बिल्कुल, आप लैंग्वेज में लिखिए, बट उसको थोड़ा फॉर्मलाइज कीजिए। वो कैसे होगा फॉर्मलाइज? कीवर्ड से होगा। कीवर्ड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ये बिल्कुल मेंशन्ड है कि कीवर्ड जनरली जो एग्जामिनर रहता है ना, उसके पास इतना टाइम नहीं रहता है, तो कीवर्ड को देखेगा। अगर कुछ कीवर्ड ऐसा लिखा हुआ है जो कि पूरा कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर दे रहा है, तो उसके लिए तो बहुत ईजी हो जाएगा चेक करना ना। बट अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो खोजेगा आपका आंसर करके, हाँ ये डिमांड लिखा है कि नहीं। तो उसमें जितना आप टाइम लगवाएंगे उसको ये एग्जामिन जो चेक करने वाला है, उतना आपका चांसेस रहेगा कि ध्यान से पड़ेगा और नंबर आपका काटेगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो आप ऐसा लिखिए, इतना इंडेंटेशन के साथ लिखिए कि उसको बस एक बार में ही दिख जाए सारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं पहले कि कंप्यूटर साइंस वाले देख सकते हैं, और आगे हैं तो आगे का वीडियोस जो भी टाइमलाइन होगा उसको आगे बढ़ा दें। आगे है साइंस और लिटरेचर के लिए, बट कंप्यूटर साइंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज डेटा प्रोटेक्शन। डेटा प्रोटेक्शन है क्या, एक्सप्लेन करना है। तो मैंने क्या लिखा कि डेटा प्रोटेक्शन रेफर टू द मेथड्स यूज टू सिक्योर डिजिटल डेटा। ठीक है, अभी देखिए, सिक्योर डिजिटल डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब देखिए, ये जो कीवर्ड है ना अनऑथराइज्ड एक्सेस, ये एक्सेप्टेबल है कोई भी साइंस कंप्यूटर साइंस की किताब में, या आप क्रिप्टोग्राफी पढ़ें या कोई भी चीज़ पढ़ें, अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब बिल्कुल ही इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिख देंगे तो लिख सकते हैं हम लोग इलीगल एक्सेस, या कुछ उस तरह का वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो कि इतना मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, जो कि कंप्यूटर साइंस का वो स्टूडेंट उसमें दिख नहीं रहा है, तो वहाँ आपको चांसेस है कि हाफ नंबर 0.5 मार्क्स कट कर दे। ठीक है ना। तो आप बिल्कुल डेफिनेशन को, एटलीस्ट डेफिनेशन मैं बोलूँगा आप इंट्रो के लिए आप जहाँ भी पढ़ें उसको चांसेस अगर हो सके तो आप याद कर लो उसको। और ऐसा है कि नहीं ये डेफिनेशन बहुत टफ है तो उसको नहीं करें, क्योंकि क्या होगा ना कि आपके पास टाइम लिमिटेड रहेगा। 40 मार्क्स का तो आपका एमसीक्यू है, तो उसको तो है नहीं कि 10 मिनट में आप उड़ा देंगे। एमसीक्यू में कोडिंग रहेगा, जैसा पाइथन है तो पाइथन्स का इस कोडिंग रहेगा, वहाँ बहुत चांसेस है पूछेगा कि हाँ इसका क्या रिजल्ट होगा, तो आप थोड़ा तो सोचेंगे, वहाँ टाइम लग सकता है। तो अगर मान के चलते हैं कि आप 40 मिनट्स भी लगा देते हैं, 40 मिनट्स या 50 मिनट्स लगा देते हैं, तो आपके पास नियरली 2 आवर्स या 130 मिनट्स के आसपास रहेगा। 130 मिनट्स बाई 15 आप करेंगे अगर, तो आपके पास 6 से 8 मिनट के आसपास बचता है, 7 से 8 मिनट, यानी हर क्वेश्चन के लिए 7 to 8 मिनट्स बचेगा। 7 to 8 मिनट्स बचेगा। 7 to 8 मिनट्स में आपको सोचना भी है,
थिंक भी करना है और आपको लिखना भी है, ठीक है। और लिखना है तो बिल्कुल सही लिखना है, जो पूछा है क्वेश्चन वही लिखना, वो नहीं लिखना जो हमको आता है, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं क्वेश्चन। तो मैंने ये बता दिया कीवर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस है। आप डेफिनेशन को अपना याद रखें, अभी भी डेफिनेशन को जब भी अभी भी पढ़ रहे होंगे अपने, बहुत लोग सिलेबस कंप्लीशन के दौर में ही होंगे अभी, तो आप डेफिनेशन को निकाल दे कि हाँ डेफिनेशन इस तरह का रहेगा, कंक्लूजन कुछ उस तरह का रहेगा। बॉडी में आप लिख सकते हैं, और बॉडी में देखिए क्या लिखे हैं कि डेटा प्रोटेक्शन क्या है, तो मैंने बता दिया ये कि सिक्योर डिजिटल डेटा अनऑथराइज्ड एक्सेस ये। और बॉडी में क्या है कि 5 पॉइंट ऐसे कि इट इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री डेटा। अब ये आपको कीवर्ड्स लिखना पड़ेगा, बिना कीवर्ड्स का मार्क्स नहीं देगा। मैंने बोला था ना कि साइंस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, हर सब्जेक्ट का अपना एक पार्लेंस होता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी हमारे डेटा सिक्योरिटी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। इंक्रिप्शन जानते हैं आप, इज टू कन्वर्ट डेटा टू अनरीडेबल फॉर्म, एक्सेस कंट्रोल एंड ऑथेंटिकेशन, रेगुलर डेटा बैकअप, ठीक है, डेटा ब्रीचेज, हैकिंग एंड डेटा लॉस। ये एक एक शब्द जो है आपको ऑफिशियल बुक्स में, एनसीईआरटी में और जगह मिल जाएगा आपको, ठीक। तो इस तरह का आपको लैंग्वेज यूज करना है। अब ये नहीं कि अरे इतना याद कैसे होगा, ये बिल्कुल नहीं करना। आप कीवर्ड्स याद रखें ना, आपको बस याद रहे कॉन्फिडेंशियली, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेस कंट्रोल, ये तो 8-10 कीवर्ड याद रहेगा, इतना नहीं लिखना। ये मॉडल आंसर है केवल, ऐसा नहीं बिल्कुल ऐसा ही आंसर लिखना, बिल्कुल नहीं लिखना इतना। बट इसमें 10 कीवर्ड है तो अगर 5-6 भी आप लिख दे रहे हैं और एक बंदा जो है वो बस ऐसे ही नॉर्मल लिख रहा है, तो बताइए आप लॉजिक लगाइए किसको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये बॉडी में। और दोस्तों अगर टाइम मिले आपको तो एक ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं इस तरह का, फ्लो चार्ट टाइप का बना सकते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन के पहले डेटा होता है, उसका इंक्रिप्शन होता है, तो उसके साथ क्या हो जाता है, जब इंक्रिप्ट हो जाता है तो एक्सेस उसका कंट्रोल हो जाता है, सबको एक्सेस नहीं कर पाएगा, फिर डेटा सिक्योर उसका स्टोरेज हो पाएगा, फिर ऑथराइज्ड यूज़र ही केवल यूज़ कर पाएगा। तो इस तरह के आपके पास अगर चार्ट्स हैं तो कुछ छोटा बना सकते हैं ब्लॉक में, ठीक है, ये देखिए। और फिर एक लास्ट में मैंने बोला था 1-2 लाइन में, कंक्लूजन की एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग डेटा प्राइवेसी, सिस्टम सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डिजिटल सिस्टम, ठीक है। एक नॉर्मल आपको कंक्लूड कर देना है। तो अब ये आंसर देखिए आपको इंट्रो से लेके, बॉडी से लेके, कंक्लूजन से लेके और एक फ्लो चार्ट को लेकर, अब जो एग्जामिनर रहेगा वो कहाँ काटेगा मार्क्स आपका, ये सोच के देखिए। एक बंदा है कि वो पूरा एक पैराग्राफ में लिख लिया, तो आप एग्जामिनर पर लोड दे दिए, जो एग्जाम चेकर है उस पर लोड दे, भाई आप सर्च कर लो कहाँ है मेरा आंसर, जो हम लोग यूनिवर्सिटी या स्कूल्स में भी लिख देते थे। तो ये चेंजेस है दोस्तों, ये कंपटीशन है, आपको दूसरे से अच्छा करना है तो आपको ये फॉलो करना होगा कंप्यूटर साइंस के लिए। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं साइंस के लिए। साइंस जो एक मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन लिया है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट का है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। और साइंस सब्जेक्ट्स में न्यूमेरिकल भी आता है, उसके लिए आगे हम लोग बात करेंगे। बट ये देखिए साइंस के लिए ये जैसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द इफेक्ट क्या है इलेक्ट्रिक करंट का, तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस वेरियस फिजिकल वेव व्हेन इट फ्लोज थ्रू कंडक्टर, नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, 1-2 लाइन का भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर बॉडी लिखिए बुलेट पॉइंट्स में कि करंट ये कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस इंक्रीज, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट डालता है, फॉर्मूला भी लिखिए। हाँ दोस्तों, और एक चीज़, साइंस में जनरली बायोलॉजी हो, जनरली फिजिक्स और केमिस्ट्री में जहाँ मौका मिले आपको, जैसे पावर डिसिपेशन, तो आप लिख दीजिए फॉर्मूला ब्रैकेट में, ओम्स लॉ लिख दीजिए, आपको तो आता है इतना, ठीक है ना। और ये करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसर मैग्नेटिक फील्ड, अब मुझे याद नहीं, शायद ओर्स्टेड लॉ या कुछ था मोटर्स का, तो वो भी आप लिख दीजिएगा, हाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए इस तरह का, तो इफेक्ट भी पता चल जाएगा और उसको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ इसको आइडिया है कि हाँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कौन शो किया था, ठीक है। और एक डायग्राम बना सकते हैं इस तरह का, जो भी है, मतलब एक ब्लॉक डायग्राम। देखिए सेम है दोनों का साइंस सब्जेक्ट में, इसलिए मैंने साइंस को एक जगह किया था। और नॉर्मल आप कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ, ठीक है ना, प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट एंड इज वाइडली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ये बिल्कुल सैम्पल क्वेश्चन है, चांसेस है कि अच्छा क्वेश्चन है या इस तरह का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग, एक देख लेते हैं, पहले लिटरेचर को देख लेते हैं, फिर ज्योग्राफी देख, अच्छा चलो ये पहले ज्योग्राफी देख लेते हैं क्योंकि इससे मैच करता है। जैसा है दोस्तों ये कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड इन द वर्ल्ड क्लाइमेट, प्रेशर बेल्ट्स और विंड का हम लोग को रोल बताना है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि जब एक्सप्लेनेशन होता है ज्योग्राफी में ना, तो आप पॉइंट्स में लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट बहुत लोग ऐसे लिख देते हैं। बट क्योंकि ये एक्सप्लेन करना पूरा प्रेशर बेल्ट को, तो आपको लिखना पड़ेगा। इंट्रो तो ऐसे लिखा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड्स प्ले क्रूशियल रोल इन कंट्रोलिंग द वर्ल्ड्स क्लाइमेट सिस्टम, को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल। ये इंट्रो हो गया वर्ल्ड क्लाइमेट, क्योंकि देखिए ये कीवर्ड है क्या, वर्ल्ड क्लाइमेट, तो इंट्रो भी इस तरह का हो गया वर्ल्ड क्लाइमेट टाइप का। और बॉडी में इसको एक्सप्लेन करना है, प्रेशर बेल्ट, द अर्थ हैज अ परमानेंट प्रेशर बेल्ट सच एज इक्वेटोरियल लो प्रेशर एंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। थोड़ा बताएं आप कि इक्वेटोरियल
लो प्रेशर है और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर दिस बेल्ट जनरेट्स प्लेनेटरी विंड्स। अब देखिए अब क्या करता है ये विंड्स, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, पोलरिस्टर्लीज, जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को समझ रहे होंगे। wind distribution, heat, moisture across the globe and influence the evaporation, condensation and precipitation. They also affect the formation of cyclone, anticyclone and regional weather condition. यही तो बताना था ना कि वर्ल्ड क्लाइमेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो हमको बताना पड़ेगा ना साइक्लोन के बारे में, एंटी साइक्लोन के बारे में, रीजनल वेदर कंडीशंस के बारे में, सबके बारे में बताना पड़ेगा। और फिर आप कंक्लूड कर सकते हैं कि विंड्स आर फंडामेंटल इन शेपिंग ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न एंड वेदर सिस्टम। अब देखिए दोस्तों, जिस तरह कंक्लूजन है, जिस तरह का इंट्रो उस तरह का कंक्लूजन, और ये बिल्कुल डिमांड को फुलफिल कर रहा है, तो बिल्कुल आप डिमांड ड्रिवन लिखें। और दोस्तों इसमें ज्योग्राफी में और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप डायग्राम मस्ट है बिल्कुल। तो इस तरह का आपके पास डायग्राम बिल्कुल होगा, प्रेशर बेल्ट का 11th क्लास का आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी में पढ़े होंगे आप, तो इस तरह का दिया हुआ है। तो आप ये जरूर बना दे, जरूर नहीं ये कंट्रीज बनाने की जरूरत नहीं है, बट आप एक नॉर्मल इस तरह का डायग्राम बना के, पोलर स्टर्लिस क्या, पोलर वेस्टर, ये ट्रेड विंड्स कहाँ बहता है, वेस्टर्लिस कहाँ, पोलर हाई, साउथ पोलर लो, सब पोलर लो कहाँ है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें ज्योग्राफी वाला पार्ट हो गया। और लास्ट हम लोगों ने साइंस वाला पार्ट कर दिया दोस्तों। अब हम लोग देखने वाले हैं एक टॉपिक इंग्लिश लिटरेचर का। तो मैंने बोला था ना कि साइंस का ऑलमोस्ट सेम रहेगा सबका, साइंस सब्जेक्ट्स का। अब देख लेते हैं हम लोग इंग्लिश लिटरेचर या नॉन साइंस सब्जेक्ट्स है उसके लिए देख लेते हैं। तो जैसे मैंने एक लिया इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस से उठाया है, डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ नेचर इन द पोएट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स को उनको पता होगा विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, उनका नेचर ऑफ पोएट्री के थीम के बारे में पूछता है क्वेश्चन। तो हमेशा इसमें भी दोस्तों एक चीज़ तो बहुत कॉमन है, यूनिवर्सल है, वो क्या है, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। तो इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन सबसे पहले तो हम बताएंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ आ गया, ये एक कीवर्ड आ गया। तो इस कीवर्ड को पहले बताऊं तो मैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ है वो किस पीरियड का पोएट है, ठीक है ना, उसका थीम किस तरह का था, डिस्टिंक्टिव ट्रीटमेंट और नेचर को वो वैल्यू देता था या ह्यूमन का फीलिंग्स को वैल्यू, किस चीज़ को वैल्यू देता था और कैसे कनेक्ट करता था। तो पहले उसका इंट्रो बताना पड़ेगा हम लोग को। फिर बॉडी में एक, मैंने इसको अलग क्यों किया था, इसका मैंने लॉजिक ये पूछा और कुछ अपने दोस्तों से और जो एस्पिरेंट्स भी हैं जो कि अच्छे जानते हैं उनसे भी मैंने बात की। तो उन्होंने बताया कि जो लिटरेचर का जो क्वेश्चंस आते हैं वो लिटरेचर, मैंने बताया था ऊपर ना कि एक्सप्रेसिव होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक्सप्रेसिव प्लस अंडरस्टैंडिंग। और साइंस के लिए मैंने क्या बताया था, प्रिसाइज एक्यूरेसी होना चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी। तो अब ये देखिए, अब यहाँ ये देखना पड़ेगा एक्सप्रेशन और अंडरस्टैंडिंग किस तरह का हो रहा है, अब एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं, कि ट्रीटमेंट ऑफ नेचर ऑफ पोएट्री। तो विलियम वर्ड्सवर्थ प्रेजेंट नेचर ऑफ लिविंग एंड मोरल फॉर दैट डीपली इन्फ्लुएंस ह्यूमन इमोशंस एंड कैरेक्टर। ही बिलीव्स दैट नेचर प्रोवाइड जॉय, पीस एंड स्पिरिट एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस टू मैनकाइंड। Those simple language and vivid natural imagery, he established a close relationship between man and the natural world. Nature for him is both teacher and a source of emotional strength. तो आप पूरा पैराग्राफ में एक चीज देख रहे हैं कि नेचर प्लस ह्यूमन इमोशंस का इंटरप्ले है, दोनों का इंटरप्ले है। और यही नेचर बताता है, ये क्योंकि ये बोला है कि नेचर ऑफ द पोएट्री क्या है विलियम वर्ड्सवर्थ का, तो नेचर जो हमारा सराउंडिंग्स है और ह्यूमन इमोशंस का कनेक्शंस को बताता है ये चीज़। और एक चीज़ दोस्तों इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें कि ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये बिलीव द नेचर प्रोवाइड जॉय, पीस एंड दिस वन। अगर आप यहाँ कोई पार्टिकुलर विलियम वर्ड्सवर्थ का कुछ क्रिएशन, कोई पोएट्री या कुछ बुक्स जानते हैं तो उसको आप कोट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक लिखा इधर कि द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये फेमस लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ का, माई हार्ट लैम्प। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि इन द विलियम वर्ड्सवर्थ इन हिज हार्ट लैम्प शो दैट that meaning a person's childhood experience, character and habits fundamentally shape the adult they become। ठीक है, तो आप सोचो कि सराउंडिंग्स जो है, जो हमारा सोशल अपब्रिंगिंग है, वो कैसे एक इंसान का जैसे ग्रो होता है, एक चाइल्ड ग्रो होता है तो उसके एक्सपीरियंसेस को, उसके हैबिट्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है ना, तो आप सोचिए कि यहाँ भी नेचर है, अपना सराउंडिंग्स, और एक इंसान है, ह्यूमन इमोशंस है, और कैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो कैसे वो एडल्ट ग्रो होकर किस तरह से वो इम्पैक्ट करता है सोसाइटी में, किस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है सोसाइटी में। ठीक है, तो आप यहाँ ये कोटेशंस लिख सकते हैं, ये कोटेशंस जो कि यहाँ मिसिंग है इसमें लिख सकते हैं कि ये आपका एक वैल्यू एडिशन का काम करेगा, वैल्यू एडिशन काम करेगा। और जो बच्चे अगर ये नहीं लिखते हैं तो चांसेस है कि उनका काट दे अगर एग्जामिनर, बट आप अगर एक्स्ट्रा लिखते हैं तो काटेगा तो नहीं, आपको प्लस मार्क्स ही देगा इसमें। ठीक है, तो
ये छोटा सा एक लेक्चर था दोस्तों, और आई होप कि हाँ, और एक बात मैं बता दूं कि जितना बात मैंने बोला है वो सोर्स जो है सीबीएसई का सोर्स है, ठीक है। और भी मैंने ईएमआरएस का वेबसाइट्स और जिस तरह का पेपर पास्ट ट्रेंड रहा है उसका पास्ट ट्रेंड तो पहले डिस्क्रिप्टिव था नहीं, बट मैंने एनालाइज किया खुद से कि पीवाईक्यू कैसे पूछता था एमसीक्यू में, अब डिस्क्रिप्टिव में कैसे आगे जा सकता है वो लोग। 40 मार्क्स और 60 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो क्यों ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उसके पीछे मैंने सोचा, अपना लॉजिक लगाया और उसके हिसाब से एक नॉर्मल आपको एक फ्रेमवर्क दिया। उम्मीद है कि इसके बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप बिल्कुल रीच कर सकते हैं और आप पहले से ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर्ड रहेंगे। और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप बताइए। थैंक यू अगर आप यहाँ तक हैं तो। चलिए।